साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के अंतर्गत हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंतर्गत भी हमने 100 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो आज यानी कि 200 प्रश्न हम हिंदी भाषा और उत्पत्ति, विकास, बोलियां, इन सब से संबंधित 200 प्रश्नों की तैयारी हम आज की कक्षा के अंतर्गत कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास इस प्रकरण का प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष लाने से पूर्व मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले। तो वो वीडियो नोट्स हैं, यानी आपके हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के नोट्स हैं, जिसके माध्यम से बोलियां क्या हैं, उपभाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, अपभ्रंश का समय क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उस एक पन्ने के नोट्स में मिल जाएंगी। बहुत ही संक्षिप्त और सार गर्भित आपकी आगामी परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए कि कम समय में आप कैसे कर सकते हैं, सारणी के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया है। तो वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो निस्संदेह आपके सभी प्रश्न सही होंगे, यहाँ पर भी और परीक्षा हॉल में भी। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। अन्य आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपने लिया है कुछ कमेंट्स के जवाब देंगे पीडीओ के मध्य में। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा प्रश्न, जो इस प्रैक्टिस सेट का पहला, लेकिन हमारी जो सीरीज है उसका 101 नंबर का प्रश्न है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था सबसे पहले गारसा द तासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में, लेकिन जो सर्वाधिक जिसमें पहले काल विभाजन किया गया और जो थोड़ा सा अच्छा था, अच्छे स्टैंडर्ड का था, वो ग्रियर्सन ने लिखा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ इंदोस्तानी वो लिखा था। और उसके बाद भाषा सर्वेक्षण नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वह देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर द बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप पहले वो नोट्स देखिए, सिर्फ ये इस तरीके का है, आपको पेपर मिल जाएगा। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप। तो इसके अंतर्गत यदि आपने ये किया है तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, तो ये पश्चिमी हिंदी की नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी तो पूर्वी हिंदी की है, छत्तीसगढ़ी और अवधी ये पूर्वी हिंदी की है, और जो भोजपुरी है हमारी वो बिहारी के जो भोजपुरी है वो बिहारी के वर्ग के अंतर्गत आती है। अतः ऑप्शन नंबर अ ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो खड़ी बोली को किस में सम्मिलित किया जाता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम 3 बोलियां जानते हैं, एक राजस्थानी, एक खड़ी बोली और तीसरी है गुजराती। ठीक है, आगे बढ़ते। बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। व्याख्या मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगी, फास्ट हमारा ये रिवीजन टेस्ट होगा, क्योंकि मैं नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ समय व्यतीत न करते हुए केवल प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे। 15 मिनट का वो वीडियो देख लीजिए, व्याख्या अगर आपको देखनी। तो पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियों की? मैंने आपको 5 बोलियां आपको बताई थी उसके अंतर्गत। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। सुमेलित करना है। मेवाती कहाँ बोली जाएगी? मेवाती राजस्थान के अंतर्गत बोली जाएगी। कन्नौजी कहाँ बोली मेवाती किस भाषा वर्ग के अंतर्गत? राजस्थानी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी पूर्वी हिंदी की और भोजपुरी बिहारी की। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? अभी आपने जस्ट नोट्स पढ़े हैं, 18 है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता था प्राकृत कहा जाता था। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपको ये जो 3 भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषा, इनके सन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपसे अवश्य ही पूछेगा। पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है सौरसैनी से। सौरसैनी भाषा से संबंधित है राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म अर्धमागधी से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? अर्धमागधी से। मैं आपको जल्दी जल्दी वन लाइनर के रूप में ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा मैं नोट्स आपको करवा चुकी हूँ।
मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। बिहारी, असमिया, बंगला ये है। इसके साथ साथ एक और है उड़िया, वो भी संबंधित है। लेकिन सिंधी हम जानते हैं कि सिंधी ब्राचड़ से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है? अभी अभी मैंने बताया सौरसैनी अपभ्रंश से 3 भाषाओं का जन्म हुआ है, खड़ी बोली, गुजराती और राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। हिंदी क्षेत्र में बोले जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उपभाषा पूछ ले 5 और 18 ऑप्शन में दोनों ही दे दे, 5 दे दे, 18 दे दे, तो आप 18 बोलियां हैं, उपभाषाएं 5 है। उपभाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी। नोट्स में मैंने बाकायदा लिखा है कि कौन सी अपभ्रंश है, कौन सी उपभाषा है, कौन सी भाषा है और कौन सी बोलियां। ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सिर्फ 1 पन्ने का नोट्स है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप ढंग से उन नोट्स को करते हैं तो जिंदगी में उत्पत्ति से संबंधित तो आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है ना, कभी भी नहीं। एक बार ढंग से कर लीजिए, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। बच्चे शोर कर रहे हैं, इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये समय बच्चों का खेलने का ही है और हमारी परीक्षा का भी है। ना परीक्षा रुक सकती है और ना बच्चे रुक सकते हैं। तो जब बच्चे नहीं रुक सकते तो हम कैसे रुक जाएंगे? ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है, ये बदायूं इसका सही उत्तर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी आजकल में ही मैं आपके लिए क्षेत्र से संबंधित वीडियो भी एक ला दूंगी, जिसमें भाषा की उत्पत्ति का पार्ट 2 करके मैं उसे डाल दूंगी, तो उसमें ये करवा दूंगी। मुजफ्फरपुर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। ब्रजभाषा का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। इटावा, एटा, बदायूं, बरेली या अवधि शायद बोली जाएगी, ब्रज नहीं बोली जाएगी। अवधि का क्षेत्र नहीं है। रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया। तो देखिए इन उत्तर में मैं बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये अभी मैंने खुद भी नहीं देखा है ना। और मेरी समझ में गोरखपुर में तो अवधि बोली जानी चाहिए। ठीक है, या फिर गोरखपुर में कन्नौजी, देखते हैं। देखिए इसको मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगी क्योंकि देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, जो मुझे नहीं आता वो नहीं आता। इसको मैंने बहुत दिनों से, क्या बहुत सालों से इस चीज़ को नहीं देखा। हालांकि कुछ 1 सेकेंड आप रुके। अवनी बेटे शोर नहीं करो। ठीक है, तो उसको कुछ चीज़ें तो पता है पर ये वाला मुझे वास्तव में नहीं पता। तो इसका उत्तर इसमें दिया है इटावा, एटा, बदायूं, बरेली। अवधि बोली का क्षेत्र नहीं है। रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया। अवधि भाषा के कवि नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कुतुबुन की कौन सी है? मृगावती, मृग आता है वन में। उस्मान की कौन सी है? उसके समान चित्रों की अवली कोई नहीं बना सकता, तो उस्मान की रचना हो गई चित्रावली। सवल सिंह का नहीं पता मुझे, लेकिन नंददास ने भंवर गीत की रचना की है। रास पंचाध्यायी भी लिखा है और दोनों की भाषा ब्रज है और ये भक्ति काल के कवि हैं। तो अवधि भाषा के कवि इसमें से नंददास नहीं है। अवधि भाषा का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो अवधि भाषा का जो उद्भव माना जाता है वो अर्धमागधी से माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? अब आप यदि इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं नोट्स के माध्यम से समझाती हूँ। अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। अब आप कहोगे कि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, लेकिन पूर्वी हिंदी किसकी भाषा वर्ग की है? अर्धमागधी की है ना। तो फिर अवधि किससे संबंधित हुई? अर्धमागधी से, क्योंकि पूर्वी इसका हिस्सा है और ये इसका हिस्सा है। 1 सेकेंड, बच्चों को डांट के आना पड़ेगा वरना ये लौट के आ गई हूँ वापस। चलिए देखते हैं फटाफट से। अवधि भाषा के कवि नहीं है नंददास। अवधि का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी से। ब्रज भाषा में साहित्य रचना किसने नहीं की? तो मुल्ला दाऊद का चंदायन प्रसिद्ध रचना है अवधि भाषा की। तो सीधा सा उत्तर है मुल्ला दाऊद। ब्रज भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी कही जाती है? 8 कही जाती है। मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। नेट के पुराने पेपर यदि आप लगा रहे हैं तो आसानी से लगा लेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना मद्रास में हुई थी। यह भी नेट के पुराने पेपर्स में हमने पढ़ा है और पीजीटी में भी पढ़ा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? हम सभी जानते हैं अपभ्रंश भाषा से इनका विकास हुआ है। सारणी के माध्यम से अच्छे से समझाया है।
भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो उसके अंतर्गत हमने वैदिक साहित्य, संस्कृत है वैसे तो, लेकिन संस्कृत के भी दो भेद हैं, वैदिक एवं लौकिक। तो वैदिक पहले आता है, ठीक है। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत तो वैदिक संस्कृत हो गया, क्योंकि फिर वहीं से वो लोक में प्रचलित हुई और फिर वहीं से पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक आई है, ठीक है। आगे का जो हमारा प्रश्न संख्या है वो है 131। 131वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। अवधि किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। दक्षिणी उर्दू की लिपि कौन सी है? तो दक्षिणी उर्दू की जो लिपि है इस पेपर सेट में दी हुई है वो दी हुई है फारसी। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, गुजराती देवनागरी में नहीं लिखी जाती। भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है? वो मूल भाषा से विकसित भाषाएं, जो सभी भाषाएं एक मूल भाषा से विकसित होती हुई जितनी भी भाषाएं होती हैं वो उस परिवार का हिस्सा होती हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। और इनकी जो अन्य रचनाएं कीर्ति पताका और कीर्ति कौन सी है? कीर्तिलता, उनकी क्या है? अपभ्रंश और अवहट, ठीक है। वैसे दोनों की अपभ्रंशीय, लेकिन कीर्तिलता के विषय में उन्होंने कहा है कि इसका अपभट्ट के कुछ शब्द उसमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है पदावली की रचना मैथिली है। और एक और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, देसिल बयाना सब्जन मिठा किसकी पंक्तियां? तो ये मैथिली भाषा के संदर्भ में विद्यापति ने कही है, विद्यापति जी की रचनाएं की पंक्तियां हैं। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1950 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बनी, या 50 को? थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गई। इसका सही उत्तर 50 है, ठीक है, या 49 है। ओहो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थोड़ा सा। एक तो बच्चे इतना शोर करते हैं तो फिर माइंड मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम से मुझे याद भी नहीं आ रहा 50 है या। चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना वर्ष है 1918। 1918 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? 357 में। 357 थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, 357 के अंतर्गत की है। थोड़ा सा ये सेट नहीं है सही तरीके से फ़ोन। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है हेमचंद्र। ये आपके आदिकाल के वाले जो प्रश्न है ना वहाँ से भी पूछे जाएंगे और भाषा के अंतर्गत भी इनको ले लिया है मैंने। दो तरफ आपका रिवीजन हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष है 1960। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष है 1961। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। 47वें नंबर की पंक्तियां देखते हैं। है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि नागरी। पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। इस कथन के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं? हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। इसी के साथ 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आगे के जो 50 प्रश्न हैं वो हम सॉल्व करते हैं अगले टेस्ट पेपर में। हाँ, और आप लोग पूछ रहे थे कि मैडम आप ये कौन सी बुक्स से करवा रहे हो? तो डियर पहले भी मैंने आपको बताया, पुनः बता दूं कि ये कोई बुक नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके के मेरे नोट्स हैं अपने विद्यार्थी जीवन के, यानी विवाह से पूर्व जब विद्यार्थी होते तो उस टाइम मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं था, यूट्यूब जैसी कोई सुविधा नहीं थी, तो जहाँ से भी जो भी अच्छा मटेरियल मिलता था उसको कलेक्ट कर लेते थे। किसी के पास बहुत अच्छी बुक्स होती थी तो वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवा लेते। तो इसी तरीके से अलग अलग बुक्स में से जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, वो किसी कोचिंग से यदि कोई फ्रेंड कोचिंग कर रही है वहाँ के नोट्स के सेलेक्टेड क्वेश्चन इस तरीके से छाँट छाँट के ये प्रश्न पत्र मेरे तैयार किए हुए हैं। बहुत सारे हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सब पढ़ा दूंगी, ठीक है। पढ़ाऊंगी भी और इनके माध्यम से तैयारी भी कराऊंगी। काफ़ी सारा मोटा बंडल मेरे पास ये रेडी है। बट वही वाली बात है कि मैं चाहती हूँ कि आपको सेलेक्टेड और अच्छा पढ़ाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है चयन करने में। बाकी कोई बुक नहीं है, ये नोट्स हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत हुआ करिए कि कौन सी बुक हम पढ़ लें।
अब ये 2-3 जो प्रश्न हैं ये यहाँ के हम छोड़ दे रही हूँ, इनको नहीं करेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न से आप आरंभ करते हैं। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। 1 सेकंड रुकेगा, मैं बच्चों को डांट लगा के आती हूँ, सुनते नहीं है बच्चे। मैं लास्ट बार समझा रही हूँ, 10 मिनट आवाज नहीं करोगे बिल्कुल, मुंह में ऊँची रख के बैठ जाओ। सुनते नहीं है बिल्कुल, है ना? देखिए 2-3 प्रश्न बिल्कुल गलत लग रहे हैं, ऑप्शन भी गलत दिए हुए हैं और प्रश्न भी गलत दिया हुआ है, और तो इसको छोड़ देते हैं। चौथे नंबर से देखते हैं हम। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से। सर्वप्रथम ध्वनि से भाषा का आरंभ होता है। भाषिक उच्चारण के प्रकार होते हैं 6। स्वरों के सही भेद हैं ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। संसार में भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? 13। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ होता है 1500 ईसा पूर्व से। भारतीय भाषा परिवार के लिए सर्वाधिक प्रचलित नाम है भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपीय। राष्ट्रीय भाषा हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपीय परिवार की यह भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषाओं का मूल भाषा क्षेत्र कौन सा है? एशिया, क्योंकि भारोपीय की बात कर रहा है। केवल भारतीय भाषाओं की अगर बात करता तो भारत पे टिक कर देते। भारोपीय, इंडो यूरोपीय, ठीक है, तो भारोपीय में एशिया क्षेत्र आएगा। भारोपीय परिवार के मूल भाषा क्षेत्र में व्यवहृत भाषाएं हैं 4। वैसे मेरे पास जो नोट्स है उसमें 5 दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है, इसे चेक करके मैं बता दूंगी। वैसे इस तरीके के प्रश्न तो नहीं पूछे जाने वाले, बट फिर भी मैं बता दूंगी। भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन किया गया है 3 कालों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कृत्रिम भाषा है डिंगल, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, तीनों मूल भाषा। डिंगल क्या है? कृत्रिम भाषा है जो बनाई गई है हमारे द्वारा, मतलब बाद में बनाई गई है। आधुनिक भाषाओं में प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये गुरुमुखी से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, नेपाली से भी नहीं हुआ, सेमेटिक आइमिक लिपि से। इसको भी मैं देखिए चेक करके कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। एक तो जब बच्चे शोर करते हैं ना, देखिए मेरा पढ़ाने का हिसाब बैठता नहीं है और आप लोगों के वीडियो अपलोड नहीं होते तो वो भी माइंड में टेंशन होती है, क्योंकि एग्जाम की तिथि आ गई है। गधे की होठ वाली लिपि कहलाती है खरोष्टी। बिल्कुल बकवास प्रश्न है। हिंदी में सीधे संस्कृत से आए शब्द तत्सम कहे जाते हैं, और शब्द जो प्राकृत से होकर संस्कृत से निकलकर हिंदी में आए वो रूढ़ कहलाते हैं। दोबारा देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। शब्द जो प्राकृत से होकर संस्कृत से निकलकर संस्कृत से निकलकर प्राकृत से होकर हिंदी में आए वो रूढ़ कहलाते हैं। विभाषा या डायलेक्ट से तात्पर्य स्थानीय घरेलू भाषा। किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? तो बघेली का शायद नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। भारत की संपूर्ण भाषाओं को विदेशी क्या कहते थे? हिंदवी या हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? तो खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम दिया था गारसा दत्तासी ने। खड़ी बोली के नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम दिया था गारसा दत्तासी ने। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन हैं? हिंदुस्तानी या फारसी मुसलमान? मेरी समझ में फारसी मुसलमान होना चाहिए। इस प्रैक्टिस सेट में हिंदुस्तानी दिया हुआ है, क्योंकि फारसी लोग सिंधु को स को ह बोलते थे, है ना। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया। ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा गड़बड़ है ना। इसको देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न देखते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका भी सही उत्तर वही होगा, 14 सितंबर 1949। भारत ईरानी शाखा परिवार की भाषाओं को वर्गीकृत नहीं किया गया। प्राचीन, मध्य और आधुनिक में किया गया, वैदिक भाषा में नहीं किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत भाषाएं हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और नंबर का ऑप्शन सही है। 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन प्रथम बार हुआ है पतंजलि कृत महाभाष्य में। कुछ अच्छे प्रश्न अब नजर आ रहे हैं इस पेपर में, इसीलिए मैं इसे आपको करवा रही हूँ। बाकी 1-2 प्रश्न तो बहुत ही गलत थे। लौकिक संस्कृत के आदर्श रूप का गठन प्रथम बार किस में हुआ? वैदिक संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन प्रश्न यह है कि लौकिक संस्कृत का आदर्श रूप किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो पतंजलि कृत महाभाष्य के अंतर्गत हमें लौकिक संस्कृत का आदर्श रूप देखने को मिलता है। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा था? भामह ने कहा था। संस्कृत
हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत भामा इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं भामा जी ने अभिनव की भाषा कहा था अपभ्रंश को। संसार में प्रचलित भाषाएं लगभग कितनी है? जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था नोट्स के 3000 के लगभग। हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी का तात्पर्य खड़ी बोली से है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृत नहीं अपभ्रंश से है। ठीक है, कुछ प्रश्न इस प्रश्न पत्र के बहुत अच्छे मुझे लगे, इसलिए मैंने इसे आपको सॉल्व करवाया, बाकी तो मैं नहीं करवाती इसे। मुझे लगा कि इसी के माध्यम से आपके नोट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश काल माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर द। भले इस प्रैक्टिस सेट में क्या उत्तर गलत दिए हुए हैं। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी का विकास, तो ये पहाड़ी काट दीजिए, पहाड़ी का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी, लहदी और सिंधी का विकास हुआ है, तो पंजाबी और लहंदा सिंधी का भाषा का देखिए, पंजाबी और लहंदा का तो नहीं, लेकिन सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राचड़ से हुआ है। बंगला, असमी, उड़िया भाषाओं का विकास मागधी से हुआ है। जिन राज्यों में हिंदी राजभाषा नहीं है वे हैं पंजाब, बंगाल और नागालैंड। भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? कौरवी, मैंने आपको करवा दिया था। नेपाली और मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली और मराठी, भाई नेपाली और जो मराठी है वो देवनागरी में लिखी जाती है, ये भी इसका गलत उत्तर है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन हिंदी को पुकारा जाता है, प्राचीन हिंदी को अपभ्रंश के नाम से पुकारते हैं, पुरानी हिंदी भी हम कह देते हैं। ब्रज लोक भाषा में प्रचलित होकर हिंदी में जो शब्द आए उन्हें क्या कहते हैं? देशज। हिंदी की मुख्यतः उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषा और बोलियां कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 और बोलियां हैं 18। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रैक्टिस सेट में कुछ भी दिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने नोट्स में पढ़ा है 5 उपभाषा और 18 बोलियां, वो सही है, फैक्ट है, वो याद रखना है। हिंदी भाषा में ग्रहित देशी भाषा के शब्द कहे जाते हैं देशज। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का स्वरूप है अक्षरात्मक। बारंबार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रश्न इस पेपर के बहुत अच्छे मुझे लगे, और क्योंकि पुराने पेपर सॉल्व करवाती आई हूँ तो फिर मुझे पता भी चल जाता है, मतलब कि याद रह जाता है कोई कोई, है ना। हिंदी शब्द देन है संस्कृत भाषा की या फारसी भाषा की, तो हिंद शब्द जो है फारसी भाषा की देन होना चाहिए, मुझे जो लगता है। हिंदी भाषा की जननी किसको कहा जाता है? अपभ्रंश को। देखिए, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत मत कर दीजिएगा, ठीक है। हिंदी की जननी तो अपभ्रंश रहेगी। अपभ्रंश का विभाजन करके मैंने अच्छे से समझाया। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली का विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। इसी के साथ 20 मिनट में हमने सॉल्व कर लिए हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। 100 तो नहीं कह सकते, आज की कक्षा में शायद 80-90 हुए होंगे, पर संख्या दृष्टि से तो वही 200 कहे जाएंगे आज तक की क्लास के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नोट्स वाले वीडियो देखते रहिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जैसे कि मैडम आपके चैनल पे उपस्थित प्लेलिस्ट को पढ़कर क्या मैं नेट एग्ज़ाम या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पास कर सकती हूँ? बहुत प्यारे प्यारे आपके क्वेश्चन होते हैं, दिल खुश हो जाता है कभी कभी तो, है ना। इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। वीडियोस को लाइक करने में कंजूसी ना करें। चाहते हैं कि नोट्स और लेके आऊँ तो उस नोट्स वाले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें ढूंढनी खोजनी पड़ती हैं, ठीक है। कभी क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं, है ना, कुछ अंतर आ ही जाता है। 1-2 चीज़ें मुझे भाषा की उत्पत्ति वाले में ऐसी मिली जो वास्तव में चेंज हो गई हैं। मतलब मेरे पास जो पुरानी बुक्स है उसमें कुछ और है, और अब की वाली जो विद्वानों के मत के अनुसार कुछ और है, ठीक है। एक आध संख्या का उसमें अंतर आ जाता, तो काफ़ी मेहनत लगती है। उस वाले वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, ये प्रैक्टिस सेट्स, ये नोट्स सब के लिए, तो प्लीज़ 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 वीडियोस को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे वीडियोस बनाने का और आगे बढ़ने का। मिलकर साथ आगे बढ़ते हैं, इसी आशा के साथ मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।